चलो, ये सब मेरा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है आपके साथ में। स्टार्ट करते हैं प्रियम्बल। ठीक है, जी। जो कि हमारा संविधान का स्टार्ट है। प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल कैसे आया, प्रियम्बल को क्यों लेके आया गया, जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रियम्बल को लेकर स्टार्टिंग में ही उन्होंने क्या किया, हम सारे के सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया, ये सब जो है सोवर्निटी, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी, ये सारे के सारे पॉइंट्स हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, नॉट हियर। ये सिर्फ आप लोगों को प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिख रहा है। नाउ जी। प्रियम्बल एक्चुअली हम लोग जाके इंडिया के प्रियम्बल से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम लोग सारे अदर्स से स्टार्ट करेंगे। जो it's not about only India, but we'll see the other preambles also. Now, the constitutions of Australia, Canada, or USA. The Constitution of India has an elaborate preamble. अभी इंडिया का जो है वो काफी बड़ा जो प्रियम्बल ये लोग लेके आए, जिसमें इन्होंने बताया कि वी द पीपल क्या है। तो ये पर्पस क्या था प्रियम्बल को लेके आने के लिए? द पर्पस ऑफ द प्रियम्बल इज टू क्लैरिफाई हु हैज मेड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पर्पस था, प्रियम्बल का पर्पस ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया, व्हाट इज द सोर्स, क्या सोर्स है उसका, कॉन्स्टिट्यूशन की क्या जड़ें हैं, व्हाट इज द अल्टीमेट सैंक्शन बिहाइंड इट, उसको सैंक्शन क्यों किया गया था, प्रियम्बल को सैंक्शन क्यों किया गया था, व्हाट इज द नेचर ऑफ पॉलिटी व्हाट विच इज टू बी sought to be established by the constitution and what are its goals and objective। कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब लाने का मतलब क्या था, इसके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है प्रियम्बल के, वो भी देखेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो प्रियम्बल डज नॉट ग्रांट एनी पावर बट इट गिव्स अ डायरेक्शन एंड पर्पस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल कोई पावर नहीं देता, सिर्फ हमें डायरेक्शन देता है और हमें ये समझाता है कि उस कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या है, क्या जरूरत है इस चीज को लेके आने की। इसका जो आउटलाइन ऑब्जेक्टिव ऑफ होल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके जो आउटलाइंस है आप जो पढ़ेंगे कि प्रियम्बल के अंदर क्या क्या है, वो सब हम देखेंगे। द प्रियम्बल कंटेन्स द फंडामेंटल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इट्स सर्वल इम्पोर्टेंट, फॉर एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे कि जो प्रियम्बल है इसके अंदर जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ है, जो प्रियम्बल को जवाहरलाल नेहरू ने जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ ना, उसने बोला कि पहले तो हमको प्रियम्बल लेके आने का है। दैट इज द रीजन प्रियम्बल केम। नहीं तो प्रियम्बल का क्या है, देखो कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी है, कनाडा भी है, यूएसए भी है, पर यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का है उसमें प्रियम्बल को इन्होंने एलैबोरेट करके बताया है। ठीक है इट ना? इज लाइक इंट्रोडक्शन। इट इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन, इट इज जस्ट एन ओपनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। So what it contains? It contains the enacting clause which brings the constitution into force। अभी इस वजह से ये जो clauses लेके आए थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन को फोर्स में लेके आता है, जो देखो हम लोग जैसे शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट पढ़ते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ऐसा थोड़ी है कि शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट नहीं है। लेकिन इस नहीं। प्रियम्बल को लेके आने का ही मतलब ये था कि हम लोगों को डायरेक्ट विजन ओपन होता है कि ये इंट्रोड्यूस करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। It declares a great rights and freedoms which the people of India intended to secure to all its citizens। इसके अंदर ना ही सिर्फ ये डिक्लेयर करता है, ये राइट्स देता है, लोगों को फ्रीडम देता है, और उनकी लोगों की जो फ्रीडम है उन सबको सिक्योर करता है, और सारे सिटीजन्स को वन कहा गया है, ऑल सिटीजन्स आर वन, है ना? ये डिक्लेयर करता है कि बेसिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटी विच इज sought to be established in the country। now because parliament came, this came, that came, from where did that come? It has come from the within only, that is constitution। तो ये डिक्लेयर करता है कि कौन से टाइप ऑफ गवर्नमेंट स्टैब्लिश होगी कंट्री के अंदर। इट थ्रोज अ लाइट ऑन द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ द पीपल ऑफ इंडिया और वी द पीपल ऑफ इंडिया में कहूं, ये सोर्स है,
ये स्टार्टिंग है, ये इंट्रोडक्शन है, ये आपको जानकारी देता है कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आया, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। प्लीज ऑफ योर माइक, इट रियली डिस्टर्ब्स मी। रात में 8 बजे डिनर है मंगलवार का। तो भैया किसी मेरी बात समझ में आया उनके तो दूसरी वाली बात चलो आगे बढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ। अब यहां पर देखोगे आप, एक मिनट, हाँ, the words preamble, we the people of India in our constituent assembly. Now what is a constituent assembly? मैंने ये आप लोग को बताया है। constituent assembly क्या होती है? What is a constituent assembly? किसी को पता है? मेरी आवाज आ रही है ना? संविधान सभा, ये कमेटी बनाई गई। हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज अ कमिटी जो बनाई गई, और उसके बाद में हम लोग जो हिंदुस्तान के लोग हैं, इंडिया के जो लोग हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमने कहा कि इस वजह से इसको लेके आया गया। ठीक है, चलो नाउ इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, इसके लीगल पोजीशंस क्या है, हम लोगों को यहाँ पे समझेगा। ठीक है, अब ये जो प्रीएम्बल है, ये जो वर्ड है, इसको प्रीएम्बलस भी कहा जाता है। ठीक है, दिस वर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रीएम्बलस, जिसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया। प्रीएम्बल इज प्रीएम्बलस, do hereby adopt, enact and give ourselves this constitution. ठीक है, propound the theory that the sovereignty lies in the people। अब हम ना एक एक वर्ड जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है वो अलग से डिस्कस करेंगे, मतलब एक एक वर्ड का मीनिंग टू द डेप्थ में आपको बताऊंगी। ठीक है, lies in the people that the constitution enacts from them, that the ultimate source for the validity and the sanction behind the constitution is will of the people। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन को लाने के लिए जो ये स्टेटमेंट बोली जा रही है, विल ऑफ द पीपल, तो ये स्टेटमेंट इज बिगिनिंग ऑफ समथिंग। ये शुरुआत थी, ये बिगिनिंग है इस चीज को शुरू करने के लिए। ठीक है, द विल ऑफ द पीपल, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट बीन इम्पोज्ड ऑन देम बाय एक्सटर्नल अथॉरिटी बट इट इज हैंडी वर्क। अभी देखो ये वर्डिंग्स कितने इंपॉर्टेंट है, हैंडी वर्क ऑफ द इंडियंस देमसेल्फ, यानी कि ये जो है एक ऑब्जेक्टिव सेट आउट करता है जो कॉन्स्टिट्यूशन सीक कर रहा है इस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल हैज बीन इम्पोज, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन इम्पोज ऑन देम बाय एनी एक्सटर्नल अथॉरिटी। एक्सटर्नल अथॉरिटी हमारे ऊपर कोई कॉन्स्टिट्यूशन लेके नहीं आए हैं। ठीक है, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बैठी थी, जो कमिटी बैठी थी, वो 13 दिसंबर 1946 में बैठी थी। ये आपको मैंने पहले भी बताया था कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होने से पहले उस दिन। ठीक है, इसको अडेप्ट किया गया था बाय जवाहरलाल नेहरू, करेक्ट जी, जो कि 22 जनवरी 1947 में अडेप्ट किया गया था इसको, बराबर है। अब इसका जो सोर्स है, तो सोर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? ठीक है, इसमें क्या रिजोल्यूशंस आए, इसमें क्या क्या बदलाव आया, जो हम सोर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद हम नेचर की बात करेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे और डेट की बात करेंगे। ये सोर्स है पीपल ऑफ इंडिया, ये जो सोर्स है, the source is constitution are the people themselves from whom the constitution derives its ultimate sanction, यानी कि सोर्स जो है वो है पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, ठीक है, दिस असर्टेशन affirms, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव बात यहाँ पे कही जा रही है, द रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक
कैरेक्टर ऑफ द इंडियन पॉलिटी एंड सोवरेनिटी। अब सोवरीन और सोवरेनिटी को हम डिस्कस करेंगे। देखो इसका मतलब क्या है कि जो सोवरेनिटी की बात की जा रही है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिपेंडेंट तो नहीं है ना किसके ऊपर भी, है ना, इंडिपेंडेंट है। इट्स नॉट डिपेंडेंट, इट्स इंडिपेंडेंट। वो फ्री है अपने अफेयर्स को कंडक्ट करने के लिए, है ना। और कोई भी चीज जैसे कि इंडिया ने अक्वायर की है फॉरेन कंट्री से, जो फॉरेन टेरिटरी से हमने अक्वायर की है, तो ये सब चीजें जो है, अब मेंबरशिप की मैं बात करूं यहाँ पर, तो मेंबरशिप ऑफ विद अगर यूएनओ की मेंबरशिप की बात करें तो वो अफेक्ट करता है क्या हमारे सोर्सेस को, या अफेक्ट करता है क्या हमारे सोवरेन को? बिल्कुल अफेक्ट नहीं करता है। हम लोग आजाद है हर चीज से, वी आर इंडिपेंडेंट। कॉन्स्टिट्यूशन होने तो हम लोग जो पीपल है वी आर इंडिपेंडेंट, हम किसके ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। द पीपल ऑफ इंडिया दस कॉन्स्टिट्यूट द सोवरेन पॉलिटिकल बॉडी who hold the ultimate power and conduct the government of the country to their elective representatives। अब ये जो पीपल ऑफ इंडिया है ये क्या करते हैं, एक पॉलिटिकल बॉडी है ना। सोवरीन का मतलब मैं अगर आपको बताऊं कि एग्जैक्टली व्हाट डज सोवरीन मीन, सोवरीन क्या है, हम पीपल, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, हम है ना। खुद को रूल हम करते हैं। लोग इंडिपेंडेंट है, हम जो है हम खुद से है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। हम लोग जी फ्री है कुछ भी करने के लिए, जी एक्सटर्नल होने दीजिए, इंटरनल होने दीजिए, हम फ्री है, किसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। हमारी जो मेंबरशिप है, हम लोग जो इंडिया के मेंबर्स हैं, हमारा जो नेशन है, वो किसी भी, अभी देखो हमारे जैसे कॉमनवेल्थ अफेयर्स होते हैं, कॉमनवेल्थ एक्टिविटीज होती है ना, आपको पता है। तो बोलते हैं कि फिर हम लोग इंडिपेंडेंट कैसे हुए ना, अगर कॉमनवेल्थ है, हमारे नेशन जो है उसको ये करता है। आपको पता है कि मोदी जी यहाँ वहां जाते रहे, अगर चलो पहले की बात अगर मैं छोड़ भी दूं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि काफी सारा जो कल्चर है वहां से हम लोगों को यहाँ पे फॉलो करते हैं, हम लोग वी फॉलो द कल्चर ऑफ देम ना। यूके यूएसए का कल्चर इधर इंडिया में नहीं है ऐसा थोड़ी है ना। बट अगर कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन की बात करूं मैं, तो वो हमारे सोवरेनिटी को थोड़ी इफेक्ट करता है। हम खुद से खुद है, भले हम लोग उनको कुछ चीजें फॉलो भी करते हैं, लेकिन हम डिपेंडेंट थोड़ी है उनके ऊपर। नहीं। इंडिया अक्वायर करती है फॉरेन टेरिटरी, करती है ना, लेकिन आर वी डिपेंडेंट ऑन देम और व्हाट? नो। ये हमारे फ्रेंडली नेशंस, जैसे हमारी कंट्रीज है, हम लोग एक फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन करते हैं उन लोगों के साथ में। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वी आर डिपेंडेंट ऑन देम, नो ना। आर वी डिपेंडेंट? वी आर फ्री। और ये पॉलिटिकल बॉडी जो है, इसमें वो पावर्स है, जो गवर्नमेंट है ना, वो क्या करती है, दूसरे कंट्रीज के साथ में एक रिलेशनशिप डेवलप करके चलती है कि हमारे जो कंट्री के साथ, अच्छा पहले जो इंडिया थी और अभी जो इंडिया है, फर्क है कि नहीं है? आपने देखा रहेगा कि मोदी जी हर कंट्री में जाके एक फ्रेंडली रिलेशन डेवलप करके बैठे हुए थे। हाँ, करते हैं ना। तो हम लोग क्या डिपेंडेंट हो गए क्या उस कंट्री के ऊपर? नहीं ना, वही हम लोग समझ तो। इंडिपेंडेंट रहे। आज भी हम लोग इंडिपेंडेंट है, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन। ठीक है, क्लियर हुआ क्लियर। ना? The claim that the people of India had given themselves a constitution is aligned with similar claims made in the several other democratic constitutions। अब जैसे मैंने दूसरी कंट्रीज की भी आप लोगों को बात कर दी, सच एज दोज यूएसए एंड इंग्लैंड, अभी यहाँ ये कंट्री में भी जो हम लोग तो कैसे क्लेम कर रहे हैं ना इस बात को लेकर कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। दूसरे कंट्रीज क्या करते हैं, पार्लियामेंट में चलते हैं। दूसरे कंट्रीज के अंदर भी प्रियम्बल, ऐसे नहीं है कि दूसरे कंट्रीज के अंदर प्रियम्बल नहीं है, हमारे यहाँ पर प्रियम्बल एलैबोरेटिंगली उस चीज को डिस्कस किया गया, अमेंडमेंट से लाया गया चीज है ना। से जो थी वो अमेंडमेंट से लेके आए गई। तो देखो आप, एज रिगार्ड्स टू द नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी, द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया टू बी सोवरीन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब ये जो शब्द है ना, यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं कि पहले तो हम लोग सोशलिस्ट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे सेक्युलर को, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो सोवरीन है,
सोशलिस्ट, सेक्युलर जो भी है, ये 42nd अमेंडमेंट से इंसर्ट हुआ है। यहाँ पर 42nd अमेंडमेंट एक्ट आई थी, है ना, जब 1976 मैंने आप लोगों को इंदिरा गांधी का पूरा विजन क्लियर किया है, जिसने ये इंसर्ट किया गया था। और प्रियम्बल हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस। ये जो वर्ड्स इंसर्ट किए गए हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर, और आई थिंक देयर इज वन मोर वर्ड ना, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी है ना, ये राइट। तीनों शब्द लेके आए गए थे। इन तीनों शब्दों को कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के द्वारा लेके आया गया था, जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट था 1976 का। और इन तीनों शब्दों को इंसर्ट किया गया था इस प्रियम्बल के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और प्रियम्बल को अमेंड किया गया था सिर्फ एक ही बार। ओनली द प्रियम्बल हैज बीन अमेंडेड वंस। ओके, इतना क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। ये तीन शब्द मैं आगे आपको इसमें डिटेल बता रही हूँ, लेकिन ये तीन शब्द कब आए, इंसर्ट कब किए गए, और क्यों लाया गया इन तीन शब्दों को, क्यों लाया गया था, why was these words brought in the constitution, क्या जरूरत पड़ी थी इन शब्दों को लेके आने के लिए, क्यों इंसर्ट कर दिया गया था इसको, क्या जरूरत पड़ी थी। हाँ, 42nd अमेंडमेंट था, लेकिन इन लोगों को चाहिए था कि जो पॉवर्टी है वो खत्म हो जाए, गरीबी खत्म। इंदिरा गांधी ने क्या बोला, कौन सा नारा लगाया पहले, गरीबी हाँ, हटाओ। गरीबी हटाओ, ये था 42nd अमेंडमेंट। Yes. हाँ, और Socialist, सोशलिज्म, कम्युनिस्ट चाहिए था उसको, जिस वजह से वो सब कर रही थी पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर के अंदर। और ये जो लेके आ रही थी, ये गांधी लेके आ रही थी। वो खुद क्या थी, वो खुद क्या थी, इंदिरा गांधी जो है वो क्या है, गांधी है ना। तो वो मुहिम चला रही थी इस बात की कि गांधी, उसको ये मुहिम लेके आनी थी, गरीबी हटाओ। वो अपने आप को ऐसे दिखाना चाहती थी कि कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट के आगे कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट जैसा चाहेगी वैसे तुम्हें नचा सकती है। तो ये मुहिम चलाया उसने गांधी का। वो चाहती थी कि गांधी हो, देश जो है वो गांधी के नाम से जाना जाए, गांधी होना चाहिए, जिसको सोशलिज्म बोल रही है, गांधी सोशलिज्म। और वो जो लोग हैं जिन्हें बीमारियां थी उस समय, क्योंकि ऐसा तो नहीं था ना कि जो हमारी कंट्री बनने के बाद में एवरीबडी वाज फ्री। आपको पता रहेगा कि उस समय वो प्लेग आया था, है ना, प्लेग की बीमारी भी आई थी। क्या था वो, प्लेग आया था ना उस समय, क्या था, कौन सी बीमारी आई थी। प्लेग बहुत पुराना मैडम। नहीं, वो वही मैं प्लेग के बारे में, कौन सी तो बीमारी आई थी उस समय, एक डिजीज फैली थी उस समय। प्लेग तो बहुत पुराना है, करेक्ट। उस समय 1976 की जो बात कर रही हूँ ना मैं आपको, उस समय वो चाहती थी कि जो लोग बीमार है, जैसे अभी पुअर पीपल है, तो उन लोगों को कैसे ठीक किया जाए ना। हाँ, आप लोगों को पहले तो पता है कि कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थोड़ी हुआ करती थी। हाँ, कौन होते थे जिनके पास डॉक्टर्स डॉक्टर्स होते थे क्या, बहुत कम होते थे। बहुत कम होते थे डॉक्टर्स उस समय। तो 1976 में डॉक्टर्स नहीं होते थे, और वो उनको दिखाते थे, जो वैद्य वगैरह होते थे उनके पास जाते थे, और अपने डिजीज को हकीम, कम करने के हकीम, लिए सब चीजें करती जाती थी। तो ये इसलिए हकीम। इसने क्या किया, ये जो वर्ड्स ये लेके आई है, ये चाहती थी कि हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हुए ना, वो डिसेंट होना चाहिए, ऐसे उसका कहना था उस समय। ठीक है, जिस वजह से ये दो तीन वर्ड्स को इसने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में एक बार अमेंड करके लाया। एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, दिस वाज द फर्स्ट टाइम जिसे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया। और अमेंडमेंट जो किया गया सिर्फ एक ही बार किया गया। ओके, यहाँ तक क्लियर। पूजा क्लियर हुआ क्या है, पूजा, पूजा नहीं है क्लास में, यस मैम। क्लियर हुआ, ये दोनों शब्दों का मतलब क्लियर हुआ बेटा। मैम मेरा ये नेटवर्क बहुत स्लो चल रहा है। क्या चल रहा है,
नेटवर्क स्लो चल रहा है, ठीक से ये हो ये नहीं रहा है। मेरा नेटवर्क स्लो चल रहा है? नो मैम, मेरा चल रहा है स्लो। ओके। आप में से कोई बताएगा क्या, मेरे नेटवर्क में कोई इशू तो नहीं है ना? आपका चल रहा है पूजा, ठीक है, लेकिन मेरा कुछ इशू है क्या? No, ma'am, yours is fine. Means I can hear you fine. प्रॉपरली नो? Correct, madam. Properly. ओके, ठीक है, थैंक गॉड। Now, the term sovereign denotes that India is a subject to external authority and that the state has a power to legislate on any subject in conformity with constitutional limitation. ये sovereign जो word है, हाँ, इन्होंने क्या कहा कि इस sovereign के word को इन्होंने कहा कि ये subject to no external authority है। कोई external authority जो state है उसे पावर है सब्जेक्ट टू द कंफर्मिटी विद कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन। ऐसे करके इसने ये वर्ड्स को इनकॉर्पोरेट करवाया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। द टर्म डेमोक्रेटिक, अब डेमोक्रेटिक का मतलब भी मैंने आपको बताया सोशलिज्म है ना? जो गांधीन सोशलिज्म इसको लेके आना था, इसका एम क्या था कि जो लोग है वो एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ चलना चाहिए, ठीक है, और उसके लिए एक सोशल सिक्योरिटी लोगों को मिलनी चाहिए। तो दिस वाज द थिंग विच शी वांटेड इट एट दैट टाइम। तो ये जो डेमोक्रेटिक सिग्निफाइज दैट इंडिया हैज रिस्पॉन्सिबल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज अकाउंटेबल टू द इलेक्टेड लेजिस्लेचर, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो अकाउंटेबल है सारी चीजों को लेकर, वो खुद के डिसीजंस लेके खुद ही ये नहीं कर सकती है। ऐसे इंदिरा गांधी ने बहुत बार चैलेंज करने की कोशिश करी, बहुत टाइम उसने चेंजेस लाने की कोशिश करी, और इंदिरा गांधी जो चाहती थी कि वो कहीं ना कहीं हेड करे, और जो हमारा ये है सुप्रीम कोर्ट, उसको लेकर वो हमेशा चाहती थी कि उसके हाथ में रहे। तो सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड अ डेमोक्रेसी एज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस कर रहे हैं ठीक है, लेकिन आप जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंजेस नहीं लेके आ सकते। ये बात उन्होंने खुलेआम कही, ठीक है, और इसको लेकर इंदिरा गांधी ने बहुत मुंह की खाई थी उस समय। The term republic denotes that the head of the state is not a hereditary monarch but elected functionary. अब इसका मतलब क्या है कि रिपब्लिक का मतलब क्या है हमारी, द टर्म रिपब्लिक क्या है? व्हाट इज द टर्म रिपब्लिक? रिपब्लिक क्या होता है बताओ? व्हाट इज रिपब्लिक? हाँ, बताओ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन वगैरह कुछ पता है? यस। तो रिपब्लिक है हम लोग। मोनार्की नहीं है। मोनार्की नहीं है लेकिन रिपब्लिक है। Yes, ma'am. हाउ वी आर रिपब्लिक? कैसे कैसे कैसे? नहीं, जो भी हेड ऑफ द स्टेट है वो जो हमसे ही चुना जाता है। हेड ऑफ द स्टेट हमसे चुना जाता है, तो ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है? मैडम हाँ, बोलिए बोलिए। हेड ऑफ द स्टेट हमसे चुना जाता है तो ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है क्या? हम नहीं, लोग रिपब्लिक है क्या? वो कॉन्सेप्ट है मैडम। वो हाँ, एक ही फैमिली के, एक ही राजवाड़े के नहीं है। हम हमारे हेड ऑफ द स्टेट बार बार बदलते हैं, चेंज होते रहते हैं। होते हाँ हैं जी। हाँ, तो मोनार्की नहीं है लेकिन रिपब्लिक है हम लोग, हाँ जी, ठीक है। पब्लिक से आए। हाँ, क्योंकि हमारा यही कहना है ना कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, दैट्स व्हाई वी आर हियर ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हैविंग solemnly resolved। हाँ, आगे जब मैं आप लोगों को ये सब चीजें बताऊंगी ना, और मैं आप लोगों को एक और वर्ड बता दूं कि जो सेक्युलर वर्ड है, जैसे आगे हम लोग चलेंगे सेक्युलर वर्ड की तरफ, तो उसे भी बताती हूँ मैं। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है प्रियम्बल का, बाकी सब तो अभी मेन चीजें आने को बाकी है। इट्स जस्ट एन इंट्रोडक्शन पार्ट हियर।
as to the grand objective and socio-economic goals to achieve which the Indian polity has been established. These are stated in the preamble. अब जो ऑब्जेक्टिव था, सोशो इकोनॉमिक गोल्स थे जो इनको अचीव कर रहे थे इंडिया के अंदर, ये सब इन्होंने एस्टैब्लिश किया और उसे सब प्रीएम्बल में दिया गया है. These are to secure all the citizens social, economic and political justice, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality and status of opportunity, and to promote among them fraternity. अब मैंने आपको fraternity के बारे में बताया, फिर भी बोलती हूँ, as to secure the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. अब ये जो चीज है, this is a constitution, इसमें इन्होंने कहा कि हम लोगों के सिर्फ सिटीजन्स की सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ सोशल नहीं है. सोशल का मतलब है कि मैंने जैसे अनटचेबिलिटी की बात कही थी आप लोगों को, लोगों के बीच में सोशल जो एक्टिविटीज होती है, हाँ, इकोनॉमिक पैसे की बात की थी, पॉलिटिकल जो मैंने राजनीति की बात की थी कि राजनीति के अंदर ही सिर्फ जस्टिस, उनको लिबर्टी चाहिए, थॉट ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए, फेथ होना चाहिए, वर्शिप होना चाहिए, इक्वल स्टेटस होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए. और इन सब चीजों को प्रमोट करने के लिए हमारे पास जो फर्टिनिटी है, जिसको मैंने कहा कि इन्होंने ये 3 शब्द 1976 में इंसर्ट किए थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी, और इसको इन्होंने एक ही बार प्रीएम्बल के अंदर इनकॉर्पोरेट किया था. ठीक है, that was amended only once. And to promote among them fraternity as to secure the dignity of the individual, लोगों की जो डिग्निटी है उसको सिक्योर करने के लिए और हमारे देश को भी प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब उन्होंने किया. समझा ये वर्ड्स क्या है? बहुत इजी है. सोशो इकोनॉमिक गोल्स अचीव करने के लिए एस्टैब्लिश किया. इन्होंने कहा कि भाई हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको सिक्योर करना चाहिए, जैसे सोशल, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, उनको थॉट ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, ये सब चीजें लेके आने के लिए दे ब्रॉट इनटू द प्रीएम्बल. क्लियर? क्लियर और नो? क्लियर मैडम. इट्स जस्ट अ वर्डिंग्स. अभी तो मैं आपको वर्डिंग्स में लेके ही नहीं गई हूँ, ये तो सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन पार्ट. आप आगे जैसे मेरे साथ चलोगे, ये देखो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल, ऑर्डिनरी, फिर उसके बाद केस लॉज, हम सब डिस्कस करेंगे. सोशलिस्ट स्टेट क्या है, एवरीथिंग इन डिटेल. तो इसको एम्फसाइज करने जाएंगे तो इसमें 3 कॉन्सेप्ट है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी. नाउ व्हाट डज लिबर्टी मीन्स? लिबर्टी क्या है? लिबर्टी क्या है? थॉट एक्सप्रेशन, थॉट है, बिलीव है, एक्सप्रेशन है, हाँ हाँ, वर्शिप है, हाँ, ये सब लिबर्टी है जो कि हम लोगों के राइट्स है, जिसको हमको मेंटेन करके चलना है. ये एक्चुअली एक इम्यूनिटी राइट्स है जो हमारे अंदर, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको इनबिल्ड करके दिया है. ठीक है, हमारा जो स्टेट है वो फ्री है, हमारी जो सोसाइटी है वो फ्री है, हमारी जो लाइफ है वो फ्री है, हमारा जो बिहेवियर, पॉलिटिकल व्यूज वो फ्री है सब करने के लिए. तो रियल मीनिंग अगर मैं कहूं कि ये एक फ्रीडम है जो हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से दी गई है. ठीक है. नाउ अनदर वर्ड इज इक्वालिटी. व्हाट इज इक्वालिटी? व्हाट इज इक्वालिटी? स्टेटस में इक्वल होना चाहिए, स्टेटस इक्वल होना चाहिए, और लॉज जो अप्लाई होते हैं वो सभी पर्सन को सभी वे से अप्लाई होंगे, यानी कि सब कानून के सामने इक्वल है ना. इक्वल राइट्स ऑफ इक्वालिटी हमने पढ़ा है, कभी तो कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा एज अ स्टूडेंट, या सुना भी होगा कि हमारे राइट्स क्या है. और अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग ने आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक इक्वालिटी के बारे में 100% कभी तो पढ़ा होगा, है ना. अपॉर्चुनिटी भी है, अपॉर्चुनिटी भी है ना. दैट इज ऑल इक्वालिटी.
ना, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स भी है मैम। हाँ ये सारे राइट्स है बेटा, ये सारे राइट्स है हमारे। और उसके बाद द नेक्स्ट वर्ड है फर्टिनिटी। ये जो है भाईचारे के बारे में बताता है, बहनचारे के बारे में बताता है। और हमारे जो, हाँ हाँ, इंडिविजुअल डिग्निटी। इंडिविजुअल डिग्निटी, ऑफ कोर्स इट्स अ स्पिरिचुअल ब्रदरहुड अमंग द पीपल, नो। यस। तो दिस कॉन्सेप्ट जो लोग जिस ये जो कॉन्सेप्ट लेके आया गया था, लिबर्टी, फर्टिनिटी, ये सब चीजों को इसीलिए लेके आए गए थे ना। व्हाई, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड, क्या रीजन था ये वर्ड्स लेके आने के लिए, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टिनिटी, ये यूज क्यों किए गए थे प्रियम्बल के अंदर? क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने ऑब्जर्व किया था और उन्होंने ये अपने स्पीच में बोला था कि हमने जब असेंबली बिठाई थी, कम्युनिटी बिठाई थी ऑन 25 नवंबर 1949, तो ये प्रिंसिपल्स जो है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी आर नॉट टू बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट आइटम्स इन अ ट्राइनिटी। यानी कि हम लोग जो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो वर्ड्स पढ़ते हैं, है ना, आपने देखा सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, ये सब जो वर्ड्स इन्होंने बाद में लेके आए। और बाबा साहब अम्बेडकर ने ये भी कहा कि अगर हम ये सब चीजें नहीं लेके आते हैं तो लोग क्या करेंगे, लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे लोग? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, तो क्या करेंगे लोग? लोग क्या है, वो हमारे विजन को मुक्त बतलाया उन्होंने। तो ये जो ट्राइनिटी और ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आया है ना, ये मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो जस्टिस भगवती का केस था, जो मैंने आप लोगों को आगे आर्बिट्रेशन ऑफ स्टेट एक्शन बताया था, जो कि हम लोगों ने डेजी का ये पढ़ा था, वो सब चीजों को फॉलोइंगली यहाँ पे लेके आया गया है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा है जो मैंने पढ़ाया है, तो प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ, मेनका गांधी का केस बाद में का, वो पासपोर्ट केस। वो यस बाद में जो आया था, हम्म। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो Yes. जस्टिस भगवती ने हम लोगों को दिया था, जो 7th बर्षी आर्टिकल 14, 19 और 21 पे उसने जो बताया था, Yes. वो पासपोर्ट केस उसने है ना। वही तो डिस्कस किया ना कि व्हाट इज ट्राइनिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो ये वर्ड है यहाँ पर TRINITY, ये जो प्रिंसिपल ये बता रहा है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इसने कहा कि हमने एक कम्युनिटी बिठाई, उसमें एक स्पीच दिया जिसमें 25 नवंबर 1949 को हमने एक प्रिंसिपल समझा है कि लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टिनिटी को अलग से ट्रीट नहीं करना है, ये कोई सेपरेट आइटम्स नहीं है इन ट्राइनिटी के अंदर। तो जिसको लेकर मेनका गांधी वर्सेस ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया को लेकर एक केस आया 1978 में, जिसने उन्होंने बताया कि ट्राइनिटी क्या है। और इस बेंच ने एक्सप्लेन किया था, जो कि पीएन भगवती की बेंच थी, आर्टिकल 14, 19 और 21 को लेकर उसने बहुत अच्छा बताया कि ट्राइनिटी का मतलब क्या है, कि यूनिटी होनी चाहिए फादर और सन के बीच में, होली स्पिरिट होना चाहिए उन पर्सन के अंदर, और जैसे जैसे हर किसी का अपना धर्म है ना। तो वो सब चीजें उन्होंने यहाँ पे डिस्कस करी थी। मूविंग अब्रॉड इज आल्सो ए फंडामेंटल राइट। हाँ, मूविंग अब्रॉड इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट। वैसे Yes. अगर हम लोग मतलब हम लोग थोड़ी वहां पे सिटीजनशिप लेने जाते थे, हमारी मर्जी थी अगर हमको वहां पे जाना है। तो दैट इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट विच स्पीक्स इन द आर्टिकल 14, और ये सब चीजों में डिस्कस किया गया है। और विद दिस केस लॉ हम लोगों को क्लियर पता चल रहा था कि जो मेनका गांधी का केस जो है, जिस जस्टिस पीएन भगवती ने, जो 7th जज बेंच थी, उसने ट्राइनिटी को लेकर, एग्जिस्ट करती है ट्राइनिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उस चीज को पूरी तरह से बताया। ट्रिनिटी मैडम। Trinity or Trinity, whatever you all pronounce. Yes. However you pronounce, Trinity, Trinity, however. Jesus and the Holy Spirit. Yes, which is a Holy Spirit. मैंने आपको ये भी बताया कि Trinity है क्या. They form a union of Trinity in the sense that to diverse from one the other is to defeat the very purpose of the democracy. Now this is not that diverse, huh? This is not that diverse which is talking about. यानी कि अगर
यूनियनिटी फॉर्म करने की है। तो इस सेंस में इन्होंने कहा कि हम लोग उन चीजों को डिफीट ना करें जो हमारे डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं खत्म करती है। ठीक है। Liberty cannot be divorced from equality. Now, what is the difference between liberty and equality? What is the difference between liberty and equality? Difference क्या है? नहीं, इक्वालिटी वो ऑल इक्वल्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली। हाँ, everybody should be treated equally, है ना? इक्वली, यस। और equality में difference क्या है? वही मैडम, इक्वालिटी मीन्स सब बराबर नहीं, ऑल इक्वल्स आर इक्वल्स, हाँ, अगर इक्वालिटी हम बिटवीन इक्वल्स। हाँ, मतलब अगर समझो, मैं आपको बताती हूँ, चलो ये जो लिबर्टी और इक्वालिटी को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, अगर इक्वालिटी नहीं होगी तो राइट टू वोट होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा, है ना? तो वो एक्सक्लूड नहीं करता है लिबर्टी को। तो ये लिबर्टी और इक्वालिटी के बीच में जो डिफरेंस है, आप जो बोल रहे हो, तो लिबर्टी को तो फ्रीडम है। लिबर्टी का मतलब क्या है? फ्रीडम ही है ना। हम लोग कुछ काम सोसाइटी के करने के लिए अंदर, हमें फ्रीडम है। हाँ, हमारे पास फुल फ्रीडम है। ठीक हम्म, है। लिबर्टी को हम देखा जाए तो इंडिविजुअल के राइट्स है, गवर्नमेंट का जो पावर है वो लिमिटेशंस है उसको, और फ्रीडम है कि हम लोग जो इंडिविजुअल्स है उसको एबिलिटी है कि भाई अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली वो काम कर सकते हैं। तो लिबर्टी और इक्वालिटी को लेकर एक जूरिस्ट था जिसने उसको बताया कि द आइडिया दैट लिबर्टी एंड इक्वालिटी, ये दोनों लिंक्ड है एक दूसरे के साथ में। इन दोनों को अगर समझने की कोशिश करो तो वन कैन नॉट बी हेड विदाउट द अदर, वन कैन नॉट बी हेड विदाउट द अदर, दे बोथ बिलोंग टू द कैटेगरी, एक ही कैटेगरी के है। तो इक्वालिटी और लिबर्टी को लेकर इतना कोई ये नहीं है। बस यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड कि देयर इज नो इक्वालिटी इन द राइट टू वोट। अगर समझो कोई इक्वालिटी, इफ देयर इज नो इक्वालिटी, अगर वोटिंग करने के हमारे जो राइट्स है वो इक्वल नहीं है, we have a right to vote, no? We have a right to vote, no? लिबर्टी किस पार्टी को चाहे उससे वोट देने का अधिकार है, मगर वोट देना इक्वल है, इक्वालिटी है। इक्वालिटी है, वोट वोट देना देने के लिए इक्वालिटी है, लेकिन हम किसको वोट देते हैं ये हमारी मर्जी है, हाँ, वो लिबर्टी है वो लिबर्टी है। जी। ठीक है, अब समझा? वेरी क्लियर बताया मैंने, बहुत छोटे से इसमें बता दिया। एम आई क्लियर विद इक्वालिटी एंड लिबर्टी? लावण्या, यस Yes, ma'am. क्या है लिबर्टी एंड इक्वालिटी? क्योंकि यहाँ से आपको आगे समझ में आएगा। Liberty is a freedom. And hello. हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। लिबर्टी, लिबर्टी फ्रीडम। में फ्रीडम है किसी चीज के लिए, और इक्वालिटी तो मैम सब इक्वल है इन आइज ऑफ हाँ लॉ। हाँ हाँ, इक्वालिटी इन द आइज ऑफ लॉ, करेक्ट करेक्ट। पूजा, लिबर्टी वी चूज, we have an option, no? In liberty we have an option, हमारी हमारी मर्जी, हमको लिबर्टी है ना, हमारी मर्जी। अगर मैं इतना बेसिक में बताऊं तो मेरी मर्जी, लिबर्टी है मेरी, मैं कुछ भी करूं। ठीक है। Nor can liberty and equality be diverse from fraternity. Without equality, liberty would be produce the supremacy of the few over the many. Equality without liberty would kill the individual initiative. मैंने आप लोगों को सिंपल बेसिक बता दिया इक्वालिटी और लिबर्टी के बीच में रियलिटी। ये कोई जुड़े हुए हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ में ही जुड़े हुए हैं जी। वो नहीं है तो वो नहीं है, वो नहीं है तो वो है, ऐसा नहीं, दोनों बराबर है। दोनों इनकम्प्लीट है, मैं ऐसे करूंगी कि दोनों इनकम्प्लीट है। इक्वालिटी के बिना लिबर्टी, लिबर्टी के बिना इक्वालिटी, दोनों इनकम्प्लीट है एक दूसरे के बिना। एक के बगैर दूसरा इनकम्प्लीट है। हाँ, एक के बिना दूसरा इनकम्प्लीट है। करेक्ट करेक्ट, क्लियर? The Supreme Court emphasized the word that fraternity ensuring the dignity of the individual have a special relevance in the Indian context because of the social backwardness of certain sections of the community who had past been looked down upon. देखो, ये सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को एम्फसाइज किया और बताया कि ये जो शब्द है फर्टिनिटी, जो हमको अश्योर करते हैं डिग्निटी,
देते हैं इंडिविजुअल्स को। और अगर हम स्पेशली इस बात को समझे, जो पहले सोशल बैकवर्डनेस थी, जो मैंने आपको कहा कि अनटचेबिलिटी था, है ना, और बैकवर्ड सोसाइटी, मतलब लोगों को ऐसे ट्रीट किया जाता था कि तू गरीब है, तू अमीर है। वोटिंग राइट्स के अंदर भी ये ऐसे हुआ करता था कि ओनली वुमेन्स वर नॉट सपोज टू वोट, है ना। तो दीज वर द कम्युनिटी डिफरेंसेस। अगर पास्ट में देखने जाते हो तो इंडिविजुअल की डिग्निटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे शब्दों में अपना एक्सप्रेस किया है, टू गिव अ कॉन्क्रीट शेप। नाउ व्हाट इज अ कॉन्क्रीट डेफिनेट शेप देने की बात की गई है टू द एस्पिरेशंस। The Constitution has chapter of fundamental rights which guarantee certain rights to the people, such as right to freedom, freedom of speech, freedom of religion. अब ये सब चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में लेके आए गई, और इसके अंदर जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है वो फंडामेंटल राइट्स है, जो आप आर्टिकल्स में पढ़ते हो, है ना। सच एज फ्रीडम ऑफ द पर्सन, लोगों को फ्रीडम है, बोलने की फ्रीडम है, रिलीजन की फ्रीडम है। नहीं तो जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था कि भाई हम लोगों को, जैसे रिलीजन के अंदर उन्होंने क्या कहा था कि हम लोग आप लोगों को सारे रिलीजन फॉलो करने देंगे, हम लोग कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे लोगों के बीच में। पर करते थे ना। पर जैसे ही हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, सारी चीजें आ गई, तो हम लोगों को ये सारी चीजें विद कॉन्स्टिट्यूशन मिलती चली गई, और आप लोगों को भी पता चलता गया कि रूल्स क्या है, सारी चीजें क्या है। नहीं तो विदाउट विच हमको पता ही नहीं था कि हमको बोलने की भी परमिशन है, हमको फ्रीडम है। अभी हम लोग रील्स देखते हैं, पहले थोड़ी रील्स होते थे, है ना। पहले ये सब चीजों की फ्रीडम थी क्या? हाँ, गर्ल्स नहीं। एजुकेशन को लेकर फ्रीडम थी क्या? नहीं No, थी ना। ma'am. और जी। लड़कियों को पहले मारा जाता था, वो लड़कियों को। Yes, हाँ, ma'am. Both gender, क्या क्या? ma'am, gender check होते थे हाँ पहले, जो भी prohibit है बिल्कुल। हाँ, सेक्स डिस्क्रिमिनेशन इज प्रोहिबिटेड इन लॉ, है ना। पहले क्या Yes, ma'am. नहीं होता था, तो सुप्रीम कोर्ट ने मैम ये पहले सती कॉन्स्टिट्यूशन, सिस्टम भी था, काफी चीजें थी पहले, अब बिल्कुल सब। हाँ पहले काफी चीजें अलग थी, अभी तो काफी चीजें अलग ही हो गई है ना। हमारा Yes, कॉन्स्टिट्यूशन ma'am. से भी बहुत सारी चीजें अलग चल रही है। मतलब अभी ऐसे हो गया कि बच्चों के एग्जाम्स आते हैं, एआईबी के एग्जाम्स को लेकर ये बोला जाता है कि भाई ऐसे करो कि जो हमने फीस पे करी है वो हमको वापस दे दो। हम लोग पास आउट नहीं हो पाए, हम लोगों ने रीवैल्यू में डाला था, हम लोगों का वो क्लियर नहीं हुआ, तुमने हमको फेल किया है, अभी हमको वापस। तो ये सब चीजें जो है आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन से ही तो पता चली है। जी। अदरवाइज वेर यू आर अवेयर अबाउट कि आपके राइट्स क्या है, आपके पर्सनल लाइफ क्या है, प्रोफेशनल, यू कम टू नो फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। यस। हमारा जो बेस लाइन है दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। यस। Now, according to the Supreme Court, the Constitution evasion to establish the egalitarian social order, re-rendering to every citizen social, economic, and political justice in the social and economic. The Constitution thus ensures economic democracy along democracy, the Bharat Republic with political democracy. आप लोगों को पता है भारत रिपब्लिक क्यों बोला जा रहा है यहाँ पर? आप लोगों ने कभी भारत रिपब्लिक की न्यूज सुनी थी? नहीं सुनी थी। हाँ, नहीं सुनी थी। कि व्हाट इज भारत रिपब्लिक, वाई भारत रिपब्लिक मेंशन किया गया ना आर्टिकल 1 के अंदर, भारत। वो आपने आर्टिकल 1 पढ़ा Yes, होगा ma'am. जिसमें क्योंकि भारत में मैम और काफी अदर जैसे पहले अभी मुस्लिम लोग भी हैं मैम, काफी वो है ना, तो इस वजह से नहीं, भारत इंडिया में का नाम, अभी हिंदुस्तान के नहीं नाम डाल होना सकते मैम, पड़ेगा। क्योंकि हमें सबको ना ऐसे दिखाना है ना कि लाइक एवरी रिलीजन इज इक्वल। हम हिंदुस्तान डालेंगे तो कॉमनली वो हिंदुओं के लिए ज्यादा वो करेगा, फिर इस वजह से। भारत इज ऑफिशियल नेम ऑफ आवर कंट्री नाउ। भारत इज एन नहीं ऑफिशियल नेम मैम। ऑफ अ कंट्री। यस अगर मैम। आप आर्टिकल 1 पढ़ते हो तो हम्म। उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन भारत के ही है मैम। अंदर सीधा सीधा भारत कहा गया है। जी। इसके लिए यहाँ पर बोला गया कि
जो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी अलोंग विद द डेमोक्रेसी ऑफ भारत रिपब्लिक, ये सब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब ड्राफ्ट बनाया था ना फर्स्ट टाइम, वो सब चीजों में इन्होंने ये लेके आए थे। भारत आर्टिकल 1 ही शुरू होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, भारत आर्टिकल 1। रिसेंट डेवलपमेंट है। हाँ, बहुत सारे रिसेंट डेवलपमेंट्स में है, लेकिन भारत जो शब्द है, भारत, ये यस, भारतवर्ष शब्द कहाँ से आया? भरत से आया, दुष्यंत के बेटे से। यस मैम। यस, दुष्यंत के बेटे से, भरत से आया वो वर्ड। नहीं तो जी पहले इनको भारत के बारे में नहीं पता था। दिस इज जी। वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। ठीक है, समझा? चलो, गुड। The goals and objectives of Indian polity as stated the preamble are sought to be further cleared, strengthened and concrete to the directive. अभी DPSP हम बाद में देखेंगे। Therefore, it's essential that preamble can be read along with DPSP with certain goals the government to achieve the maximum social welfare of the country. अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो रिलीजन की बात करते हैं हम लोग, तो हमारे यहाँ पर जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, हम पढ़ेंगे तभी। आर्टिकल आई थिंक 25 से लेकर 28 है ना, रिलीजन वही आता है ना? जी, 28। 25 से लेके आई थिंक 28 है राइट टू रिलीजन उसके अंदर। हाँ, तो Yes, ये ma'am. मैं बता रही थी कि आप लोग ना इसको लेकर, बिफोर आई गो टू दिस, आप लोग 2 केसेस स्टडी करेंगे। एसआर बोमाई का केस, एसआर बोमाई है ना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और Yes. अरुणा रॉय का केस। Please tell the case. हाँ, अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2009 या 2003 ऐसे कुछ है उसका ईयर, 2003 का है। वो दोनों जी। केसेस स्टडी करेंगे और हम फिर फर्दर पढ़ेंगे। मैम फर्स्ट वाला केस बताना दोबारा से मैम। एसआर बोमाई का केस